अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। मामला अब हुकूमत साजी का नहीं बल्कि एक दूसरे को राजी करने का है। पहले तो सवाल यह था कि हुकूमत कौन बनाएगा, लेकिन अब सवाल है कि हुकूमत कौन चलाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी का सारा जोर वजारतें लेने के बजाय ऑपोजिशन में बैठने पर बज़ाहिर नजर आता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि हुकूमत साजी के अमल का हिस्सा तो बनेंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी मशवरा दिया है कि नवाज शरीफ को लीडरशिप का मुजाहरा करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा का ओहदा दें और आगे बढ़ें। ऐसी सूरत हाल में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बयान भी खतरे की घंटी बजा रहा है। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हुकूमत साजी के अमल में तातुल नजर आ ताखीर की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। इस सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क का नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के लिए नून लीग को अपनी शराइत पर वोट देने का ऐलान किया। हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाता उतना ही बेहतर। हम अपना मौकिफ पे कायम है, ना ही हम अपना मौकिफ तब्दील कर। अगर किसी और ने अपने मौकिफ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौकिफ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत खतरनाक स्टेलमेट नजर आ रहा है। अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे देता? बिलावल भुट्टो साहब को स्टेलमेट नजर आ रहा है। बिलावल साहब के इस ऐलान के बाद ही निगरान वजीर इत्तला जनाब मुर्तजा सोलंकी साहब ने भी एक फॉर्मूला पेश कर दिया। वो कहते हैं कि किसी जमात के पास सादा अक्सरियत नहीं। अगर सियासी जमातों के दरमियान किसी किस्म का इत्तेफाक राय पैदा नहीं होता तो आइन में इसका हल मौजूद है। मुनकसिम पार्लिमान है, किसी जमात के पास सादा अक्सरियत नहीं है, तो इस वजह से इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। किसी किस्म का कोई इत्तेफाक राय पैदा नहीं होता तो हमारा जो आइन है वो खासा जामे और मुफस्सिल है और हर सूरत हाल से निकलने के रास्ते उसी आइन के अंदर। मुर्तजा सोलंकी साहब ने थ्योरी तो पेश कर दी लेकिन हल नहीं बताया। ताहम इस सारी सूरत हाल में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान ने भौचाल मचा रखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुसलसल हदफ तनकीद हैं। सेनेट में धांधली से मुतालिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को रगेदा जा रहा है। सेनेट इजलास में ताहिर बिजंजो और मुश्ताक अहमद ने पुरजोर मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके उन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाए। इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, बदतरीन किस्म की धांधली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। मेरा तो पुरजोर मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। अजब दस्तूर है, यहाँ जो इल्ज़ाम लगाता है उसे ही पकड़ लिया जाता है और जिस पर इल्ज़ाम आयद होता है या तो वो बासानी मुल्क से फरार हो जाता है या फिर जमानत लेकर आराम फरमाता है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कुछ ऐसा ही किया। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया तो डीसी साहब ने हाजिरी से इस्तिस्ना जाहिर कर दिया। उनके वकील ने अदालत को बताया कि डिप्टी कमिश्नर को के साथ उम्रे पर जाना है। ताहम अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और उनका नाम ECL में शामिल कर दिया। अब देखते हैं इस पर कितना अमल होता है। बात अगर अमल दरामद की हो रही है तो इस पर भी अमल दरामद हो जाता है जिसकी कोशिश तक ना की गई हो। अभी मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ कि 22 फरवरी को पंजाब असेंबली का इजलास बुला लिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान साहब कहते हैं पहला इजलास मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बगैर नहीं बुलाया जा सकता। इसी मामले पर बात करने के लिए हमने दावत दी है स्पीकर पंजाब असेंबली जनाब सिप्तैन खान साहब को। सिप्तैन साहब, ये जो हुकूमत ने नजर आ रहा है बड़े जल्दबाजी में एक उजलत में एक फैसला किया है। 22 फरवरी को पंजाब असेंबली का इजलास तलब कर लिया गया है, जबकि अभी तक मखसूस नशिस्तें हैं उसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। आपके इल्म में था ये कि ये इजलास बुलाया जाएगा? जी, मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं था। मुझे आज पता चला कि 22 फरवरी को इजलास बुलाया जा रहा है, तो इसी वजह से मैंने ये बात बड़ी क्लियर करना चाह रहा हूँ और सुबह से मैं रिपीटेडली एक बात कर रहा हूँ कि इस उजलत में इजलास को ना बुलाया जाए, बल्कि जब तक रिज़र्व सीट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं और जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो MPS साहिबान जिन्होंने ये इलेक्टोरल कॉलेज है आगे चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का भी और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, और ये बात 2-3 दिन की है, इतनी लंबी बात तो है नहीं,
तो 2-3 दिन डिले कर ले और 2-3 दिन के बाद जब ये सारे इलेक्ट आ जाएं तो उनका ओथ इकट्ठा हो जाए और उसके बाद जिसकी मेजॉरिटी होगी गवर्नमेंट उन्हीं की बन जाएगी। बस इब्तैन साहब, ये रिजर्व सीट्स की जो नॉमिनेशन है ये उमूमी तौर पे कितना इसमें टाइम लगता है, ये कब तक हो जाती है और अब तक हुई क्यों नहीं? हाँ जी, ये इसका ये असूल है कि देखें, पीटीआई के साथ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद बैट का जो निशान था वो चला गया, तो इन्होंने पीटीआई वालों ने अपने कैंडिडेट्स जो थे वो इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 106 है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के आइन का 106 जो है, उसमें सब क्लॉज 3 जो है उसमें कैटेगोरिकली कहा गया है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आएंगे वो 72 आवर्स के अंदर या 3 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को ये बताएंगे और इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई करेगा, और उस नोटिफाई करने के बाद वो कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने रिजर्व सीट्स की देंगे और उन रिजर्व सीट्स पे इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करेगा। अब देखें ना, 3 दिन में उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो थी वो 3 दिन में या 72 आवर्स में पार्टी ज्वाइन कर ली। पार्टी ज्वाइन करके इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने बता दिया। अब ये 1-2 दिन का और काम है, इलेक्शन कमीशन ने उनके प्रोपोर्शन के मुताबिक उन्होंने रिजर्व सीट्स दे देनी है और उसके बाद हाउस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद बेशक वो हो जाए, उसका इलेक्शन हो जाए, ओथ हो जाए, और जिसके पास मेजॉरिटी है अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर तो उसी नहीं बनना है। बस इब्तैन साहब, आपको लगता है कि ये किसी मुनज़्ज़म स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली के तहत ये तमाम कुछ किया जा रहा है, ये इजलास बुलाया गया है, और जिस तरह आपने कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है, ऐसे में ये इजलास की कानूनी हैसियत क्या होगी? जी, ये बिल्कुल मुझे ये साजिश इस वजह से लग रही है कि देखें, जब पीटीआई को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में तब्दील हो गई, जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अपना हिस्सा नहीं मिलेगा तो लामहला उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं वो दूसरी पार्टीज में डिस्टर्ब हो जाएंगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, और इसमें डिस्टर्बेंस ये आएगी कि अगर इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता और ये फिर पीटीआई के हजरात या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहां उनको वो सीट्स मिल जाती हैं, तो जो जीते हुई रिजर्व सीट्स पे खवातीन या माइनॉरिटी के मेंबर्स होंगे वो फिर डिस्टर्ब होंगे, वो फिर दोबारा फारिग होंगे, उसकी जगह जो ये रिजर्व सीट्स पे आएंगे उनको फिर ओथ होगा, पूरा सिस्टम डिस्टेबलाइज होगा। तो इसका फायदा क्या आएगा? जिस पार्टी का जितना हक है प्रोपोर्शन के हिसाब से जितनी सीट्स जिस पार्टी को मिलनी है तो वो दे दें। इसमें हम ये जान के डिस्टेबलाइज जमहूरियत को क्यों कर रहे हैं? बात तो 2-4 दिन की है ना, राइट, तो 2-4 दिन सब्र कर जाए। तो आप कह रहे हैं कि 2-4 दिन सब्र कर जाएं, लेकिन नजर आ रहा है कि कुछ हेस्ट में ये इजलास बुलाया जा रहा है और इनको कोई जल्दी नजर आ रही है। आप इसमें साजिश का भी आंसर देख रहे हैं, बट यू एज एन आउटगोइंग स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली, क्या आप इस इनॉग्रल सेशन को मुस्तरद कर सकते हैं या रिफ्यूज कर सकते हैं कि ये कंडक्ट नहीं हो सकता? अगेन, आप लोग ट्रिब्यूनल्स में भी, इलेक्शन कमीशन में भी जा चुके हैं, कॉन्टेस्ट हो चुकी हैं दीगर नशिस्तें, साथ साथ इंतखाबात की धांधली के हवाले से भी आप लोग का जो मुतालबा है वो भी जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखें ना, एक साइड पे इंतखाबात की धांधली को, इस इंतखाबात को मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो हैं वो तस्लीम नहीं कर रहे, ऊपर से जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनको जानबूझकर हम डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? 2-4 दिन अगर पहले हो जाएगा या 2-4 दिन बाद हो जाएगा तो क़यामत कौन सी आ जाएगी? इलेक्शन कमीशन को अपना डिसीजन तो देने दें कि जो प्रोपोर्शनेट कोटा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उन इंडिपेंडेंट्स के शामिल होने के बाद जो कि देवर बैक्ड बाय पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी, तो 3-4 दिन सब्र कर जाएं, ये क्लैरिटी आ जाए। और दूसरी बात है कि इजलास मैंने नहीं बुलाया। जी, इजलास तो गवर्नर साहब की हिदायत पे बुलाया गया है।
जी, मेजॉरिटी पार्टी ने गवर्नर को लिखना है, उन्होंने मुझे लिखना है, बट आई वुड लाइक कि ये कानूनी सुकम पहले दूर हो जाए, उसके बाद इजलास हो। सर आपके पास मैं जब ये आएगा ये चाहूं। मामला सर, आप रिफ्यूज करेंगे या क्या करेंगे? फिर उसको देखेंगे, कानून के मुताबिक होगा, आईने पाकिस्तान के मुताबिक होगा इंशाल्लाह। आईने पाकिस्तान के मुताबिक होगा, लेकिन आप लोग की एलिगेशंस भी बड़ी संगीन है। एक तरफ आप लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का भी मुतालबा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये इजलास बुलाया जा रहा है। ये बताइएगा सप्तान साहब के कितनी नशिस्तें हैं पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि क्लेम कर रही है, क्योंकि नेशनल असेंबली में तो 180 का फिगर कोट किया जा रहा है। देखें, हमारे ये जो क्लेम की जा रही हैं बाय पीटीआई, नशिस्तें तो बहुत ज्यादा थी। अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स 2-2, 4-4 जा रहे हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त भी 123 नशिस्तें पीटीआई के पास हैं, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो गया। राइट और पंजाब के हवाले से आप ये बता रहे हैं 123, और कितनी कॉन्टेस्ट हो चुकी हैं इलेक्शन कमीशन और ट्राइब्यूनल्स में? कितनी कॉन्टेस्टेड जो है वो ज्यादा जो है वो नेशनल असेंबली की है। आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब से चंद एमपीएस इस तरह के हैं कि कोई पीपल्स पार्टी में चले गए या पीएमएलएन में चले गए, बट मेजॉरिटी, ह्यूज मेजॉरिटी है वो अपने वहीं, दे आर स्टैंडिंग बाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एज रिकमेंडेड बाय चेयरमैन पीटीआई, राइट, या बानी पीटीआई उनको जो। राइट सप्तान साहब, लेकिन अब जो नजर आ रहा है बहरहाल सूरत हाल वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो कि नून लीग की नामजद वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार हैं, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है। बज़ाहिर नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोबेबली हैज गिवन अप ऑन पंजाब, और पीएमएलएन जो है वो मेजॉरिटी में बहरहाल दिखाई दे रही है। देखें, जो बड़े मियाँ साहब हैं उन्होंने भी विक्ट्री स्पीच तो कर दी थी, लेकिन आज तक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कुछ फैसलों पे तो ना पहुंच सकी, तो उस विक्ट्री स्पीच का क्या फेट होगा। इसी तरह मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ABCD में चीफ मिनिस्टर पंजाब, जिसको लोग वोट देंगे, जिसको एमपीएस मेजॉरिटी में वोट देंगे चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने ही बनना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन पे, चाहे वो उनके मुस्तफ़ी होने के लिए पीटीआई की तरफ से, बैरिस्टर गौहर की तरफ से दबाव आ रहा है, जो भी आ रहा है, बट ये तो उनकी लीगल ऑब्लिगेशन है। ये उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद की जो सीट्स हैं वो तो उन्होंने देनी है, वो प्रोपोर्शनेट, चाहे वो 20 बनती है, 25 बनती है, 30 बनती है, 28 बनती है, जितनी भी बनती हैं, तो हाउ कैन यू डिप्राइव फ्रॉम दो सीट्स जो इंडिपेंडेंट लोग शामिल हुए। अच्छा, अब ये सब क्लॉज 3 जो है उसमें तो बड़ा क्लियरली लिखा है, वो आर्टिकल 106 का सब क्लॉज 3, उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट है, जब वो पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होंगे तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा समझे जाएंगे, और उनकी सीट्स भी तो साथ ट्रांसफर होंगी ना। तो रिजर्व सीट्स को आप एक पार्टी को मतलब डिप्राइव करके और उनकी सीट्स आप किसी और को दे देंगे। राइट सप्तान साहब, मुझे आखिर में ये भी बताइएगा कि एक तो आपकी जमात और आप खुद बतौर स्पीकर क्या लेगेसी इस वक्त छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और एक तरफ हम मरियम नवाज साहिबा की अपॉइंटमेंट देखते हैं अगर बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो वो कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं? क्या हम मजीद एक केओस की सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल यही देख रहा हूं कि जिस तरह कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस की आज तक शोर मच रहा है, इसी तरह पंजाब में भी कंट्रोवर्शियल सीएम और कंट्रोवर्शियल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का शोर मचेगा। और मैं तो ये चाहता था कि ये अच्छे तरीके से चीज़ें हैंडल होती और जमहूरियत जो है वो डीरेल ना होती और 5 साल के लिए जमहूरियत चलती और इदारे काम करते। बट ये मेरा ख्याल है कुछ लोगों की जल्दबाजी जो है वो ये पाए तकमील तक शायद ना पहुंचे, और ये धांधली और फिर इसके बाद एजिटेशन होगा। देखिए, आप एक बड़ी जो आपकी मेजर अब इंडिपेंडेंट्स को आप जो नाम भी दें, बट रियलिटी में तो वो पीटीआई है ना। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, रियलिटी में तो वो पीटीआई है। उनको आप अपनी सीट से डिसलोकेट करके, डिस्टर्ब करके उनको एक कॉर्नर के साथ लगा रहे हैं, तो वो एहतजाज नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? एहतजाज के अलावा रास्ता क्या होगा?
राइट। सिप्तेन साहब, जो अब ये 22 तारीख को जो इजलास ये होने जा रहा है, इससे मुतालिक एक और सवाल भी कि आपको नहीं लगता कि इस इजलास से जो वजीर आला और स्पीकर का इलेक्शन है वो भी मुतनाज़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, मुझे 100% यही लग रहा है। जब तक रिजर्व सीट्स का डिसीजन नहीं आता, उनके फेट के बारे में डिसाइड नहीं करते, इट वुड बी अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन डेमोक्रेटिक इदारों के मुंह पे। राइट। और सिप्तेन साहब, ओवरऑल जो अब ये जो इत्तेहाद किया गया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, इस हवाले से आप नहीं समझते कि वोटर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है उसमें मायूसी भी देखी जा रही होगी? देखें, मायूसी क्यों? ये उनके बानी हमारे बानी है पीटीआई लीडर जो हैं, उन डिसीजन है सोच समझ के किया है। जो इंडिपेंडेंट्स जीत के, अच्छा पहले आप मुझे ये बताएं कि जो इंडिपेंडेंट्स जीत के आए हैं, हम क्या उनको इंडिपेंडेंट समझते हैं? जिनको पीटीआई ने टिकट दिया, बाद में बैट की वजह से उनको इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ गया, तो वो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं ना। अगर रियलिटी को फेस करना है और बिल्कुल खुल के बात करनी है तो वो पीटीआई वाले जो हैं, चेयरमैन का ये डिसीजन था कि आप पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाएं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। तो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उन सीट से डिप्राइव करना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ भी ज्यादती और पीटीआई के साथ भी ज्यादती। और 4-5 दिन की जल्दी के लिए आप क्यों यूं कर रहे हैं? 4-5 दिन की बड़ी कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। कंट्रोवर्सी से बचने के लिए आपका फाइनल क्या सजेशन होगा इस वक्त सिप्तेन साहब? मेरा बिल्कुल ये सजेशन होगा, देखें इन्होंने जो इनके नोटिफिकेशंस किए हैं हमारे मेंबर्स के, वो भी टाइम टू टाइम कभी के कर दिए, 35 के कर दिए। और हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने 72 आवर्स के अंदर रहते हुए, उस कानूनी शिक के अंदर रहते हुए, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फॉर्म फिल कर दिए, पार्टी को ज्वाइन कर दिया, क्लॉज 3 को पूरा कर दिया ऑफ आर्टिकल 106 ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वो चीज खत्म हो गई। अब ये जिम्मेदारी आ गई इलेक्शन कमीशन की कि वो उनको देखें कि कितनों ने ज्वाइन किया है। 80 बंदों ने किया है, 100 बंदे ने किया है, 125 बंदे ने किया है। उस मुताबिक से उनका जो प्रोपोर्शन बन रहा है, प्रोपोर्शनेट तरीके से उनकी जितनी सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स चाहे वो खवातीन की हैं या वो है उनकी माइनॉरिटीज़ की हैं, वो उनको दे दें, उनको नोटिफाई कर दें, वो नोटिफाई करके असेंबली में आ जाएं, फ्री एंड फेयर ओथ हो जाए। उसके बाद जिसकी मेजॉरिटी होगी वो सीएम बन जाए। कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि ये गलत तरीके से सीएम बनी है या बने हैं। बिल्कुल। और अब इस हवाले से सिप्तेन साहब, जो मैंने एक सवाल आपसे बीच में किया था कि इस वक्त बजाय नजर भी आ रहा है कि ओनस आपके ऊपर भी है कि आप आया कि इसका गो हेड देंगे कि नहीं। जब आपके पास ये समरी आएगी तो आपने कहा आइन के मुताबिक होगा जो कुछ भी होगा। जी, मैंने आइन के मुताबिक भी कहा था। उस समरी की लैंग्वेज पढ़ेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और आइन के मुताबिक इंशाल्लाह होगा। मैं अब भी वही कह रहा हूं। राइट। और अब आपकी तरफ से इसमें कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी? रुकावट खड़ी, देखें मैं अननेसेसरीली रुकावट क्यों डालूंगा? मैं तो कह रहा हूं मैं आइन के मुताबिक, ताकि मेरे हाथ से किसी की हक तलफी ना हो। आपके पास बुनियादी जवाज है, अगर वो पूरा नहीं होता तो उसके बावजूद भी आप इसका गो अहेड दे सकते हैं? मैं कहता हूं थोड़ा सा सब्र कर जाए, मेरे पास कुछ आने तो दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सिप्तेन खान साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्पीकर पंजाब सिप्तेन खान साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि थोड़ा सब्र का मुजाहिरा कर देना चाहिए था। ये मामला जो है ऐसा लग रहा है कि इजलास उजलत में बुलाया जा रहा है। अगरचे ये 2-4 दिन का एक बात थी, आर्टिकल 106 का सब क्लॉज 3 का भी उन्होंने हवाला दिया और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये थोड़ा इसमें इंतजार बहरहाल कर लेना जो है वो बेहतर था, लेकिन एक केओस की तरफ वो सिचुएशन जाते हुए देख रहे हैं। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो ये मुज़ाकरात हैं ये क्यों नहीं और हल हो पा रहे हैं, क्या निगोसिएशंस हो रही हैं, क्या मुतालबात दोनों साइड की जानिब से रखे जा रहे हैं और डेडलॉक जो है वो किस बात पर अटका हुआ है। मुशाहिद साहब ने आज एक बड़ा अच्छा प्रपोजल जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस सजेस्ट किया है नवाज शरीफ साहब को। वो कहते हैं कि पीएमशिप दे देनी चाहिए उनको पीपल्स पार्टी को। क्या पीपल्स पार्टी इस पर अग्री करेगी? एक ब्रेक के बाद।
और नाज़रीन, हुकूमत साजी के अमल में जो तातुल नज़र आ रहा है उसकी वजह क्या है, मामलात किस हद तक आगे बढ़ सके हैं और क्या इसमें कोई हतमी पेशरफ्त नज़र आएगी आज के दिन में, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान साहिबा। सेनेटर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस मैम। वालेकुम अलीना। मैम, सबसे पहले तो बिलावल साहब ने आज जो कहा कि नून लीग को वोट अपनी मर्जी पर वो देंगे, ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा नाजरीन के लिए, व्हाट डज ही एक्चुअली मीन बाय दैट? जी सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी। वोट क्या? बिलावल साहब ने आज कहा है कि नून लीग को जो वोट दिया जाएगा वो अपनी मर्जी पर देंगे। बिलावल साहब, इससे क्या मुराद है? ये पहले भी उन्होंने ये बात की है कि हम इंशाल्लाह हर जो इशू पे जहां हमें ये लगता है कि हमारे मंशूर से मुख्तलिफ नहीं हो या कोई खास इख्तिलाफ नहीं हो तो फिर वो वोट देंगे। ऐसा मतलब ये कोशिश रहेगी कि स्मूथ रनिंग में हमारे भी जो व्यूज हैं वो ऑन बोर्ड रहें। जी, ये सिंपल सी बात है। राइट, बट शेरी साहिबा, पीपल्स पार्टी का काबीना का हिस्सा ना बनने की जो शर्त है, जो कंडीशन है, उससे पीपल्स पार्टी किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। जी प्रेफरेंस तो यही है मेंबर्स में भी और सीसी में काफी तवील, आपको पता भी होगा, सुन भी लिया होगा आपने, कितना लंबा डिस्कशन हुआ इस पर और मेंबरान का इज्तिमाई ज्यादातर फैसला यही था, मतलब व्यू भी यही था और फिर ज़ाहिर लीडरशिप का भी इसमें अपनी खास सोच है कि हम इस वक्त ग्रास रूट्स पे काम करें तो बेहतर होगा, लेकिन हम मुल्क को गैर मुस्तहकम नहीं करना चाहते। मालूम है कि इस वक्त जरूरत है हमारे ब्लॉक ऑफ वोट्स की और हमारे सपोर्ट की, और इस वक्त जमहूरियत तो एक चीज है लेकिन मुल्क भी इस वक्त खतरे में रह सकता है कि अगर ज्यादा इंतशार चलता रहा इसी तरह तो ये साइकिल अच्छा नहीं मुल्क के लिए। लेकिन बुनियादी वजह क्या है? बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी बड़ी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रही है। काबीना का हिस्सा ना बनना या वजारतें ना लेने की बुनियादी वजह क्या है आपके ख्याल में? देखिए, जरूरी नहीं है ना हर चीज में हम कूद पड़े। ये हमारा एक तजुर्बा हुआ है माजी में, बिल्कुल अभी रिसेंटली, और ये नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें हम खुद कर भी सकते हैं और खुद नहीं भी कर सकते। फिर कैबिनेट में रह के तो और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो नहीं ज्वाइन करेंगे अगर बिलावल साहब नहीं हो, तो इस वजह से भी एक मसला खड़ा हुआ है। हम नहीं चाहते कि इस वक्त हमारा सारा टाइम उधर ही चला जाए। जो हुकूमत साजी तो एक चीज है, हुकूमत चलना भी एक आपको पता है कि मुस्तकिल डे टू डे इशू रहता है, मानी कि कोई वक्त नहीं रहता किसी चीज के लिए, और हमें जरूरत है, हमने रिजल्ट भी देखें, हमें जरूरत है यहाँ पे इस वक्त फोकस करने की ग्राउंड पर। सेनेटर साहिबा, आज जी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी आज फ्लोर ऑफ द हाउस एक सजेशन, एक प्रपोजल दिया है। नवाज शरीफ साहब से वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो वजारत उज़्मा है वो पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि इंतखाबात में जो कुछ हुआ उसके बाद बानी पीटीआई को रिहा जो है वो किया जाना चाहिए। इनकी ये सजेशन, ये जो प्रपोजल है, डज इट मेक सेंस टू यू? जी, मुझे इस बानी पीटीआई को रिहा करने वाला कुछ ऐसी बात पता नहीं, लेकिन देखिए जो भी और मुशाहिद साहब ने शायद सेनेट में ये बात कही है जहां खुली डिबेट हो रही थी, जो भी इस वक्त लाएअमल है मैं समझती हूँ कानून के मुताबिक होना चाहिए, और पाकिस्तान के जो इस वक्त सिचुएशन है उसी के अंदर रहकर हम बात कर सकते हैं। हम अदालतों के ऊपर तो नहीं जा सकते, अदालतें किसी को फ्री करती हैं तो करें। हमने तो हमारे दौर में तो कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं रहते थे। राइट, और बिलावल साहब भी अपनी पूरे कैंपेनिंग के दौरानिया में भी ये बात दोहराते रहे तवातर के साथ, लेकिन जहां मुशाहिद हुसैन साहब ये बात कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो पीएमशिप है वो पीपल्स पार्टी को दे देनी चाहिए, विल पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट दैट? जी, इस वक्त तो ऐसी कोई तजवीज यहाँ अप्रूव नहीं हुई है, और आपने ये भी सुना होगा बार बार चेयरमैन बिलावल ने भी ये बात कही है कि हम नहीं कर सकते इस वक्त ये कोई स्प्लिट मैंडेट या वजारत उज़्मा लेने की, हमारे पास ये मैंडेट ही नहीं है।
राइट। बट अगर इस तरह की कोई नून लीग, क्योंकि नून लीग के अंदर भी काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं, कोई कह रहा है कि हमें ये जो कांटों का ताज है ये अपने सर पे नहीं सजाना चाहिए, साद रफ़ीक साहब भी बोल रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी बोल रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर नून लीग पीपल्स पार्टी को चार्ज दे, पीपल्स पार्टी क्या लीड करने की पोजीशन में होगी और लीड करना नहीं, चाहेगी? देखिए अलीना, ये तो थोड़ी सी बात आगे चली गई है। नून लीग कैसे चार्ज दे, हम कोई मतलब बैठे तो नहीं है कि वो हमें चार्ज दे दें। ये हमारे भी फैसले हैं। अब नून लीग ने ऐलान कर दिया था ना आते कि हम लीड कर रहे हैं गवर्नमेंट में, तो ठीक है, और हमसे फिर अप्रोच भी किया, हमसे एक रिश्ता भी रहा है, और अब उन्हीं का, उनके जो भी व्यूज हैं वो अब उसकी तर्जुमानी तो मैं नहीं कर सकती। कुछ उनके लोग अगर समझ रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो चला सकेंगे, तो फिर मैं क्या बोलूं। राइट। बशेरी साहबा, आज बिलावल साहब जो हुकूमत साजी में तातुल है, उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि ताखीर की वजह नून लीग की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है उसकी गैर संजीदगी है। ताहाल एक डेडलॉक बरकरार है, कुछ मामलात तय नहीं हो पाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला अटका हुआ किधर है? देखिए, मामला जहाँ भी अटका हुआ है, ऐसे कामों में ऊंच नीच होती है, तातुल भी होता है। पिछली दफा तो और भी हुआ था, तो मैं समझती हूँ उसमें पैनिक की कोई वजह नहीं है। दोनों साइड्स को एतमाद साजी भी करनी है और हौसले से आगे बढ़ना है। तो इस वक्त जो भी रास्ते हैं वो जॉइंटली इख्तियार करने, उसमें वक्त लगता है। लेकिन मामला दूसरी एंड से तय नहीं हो पा रहा जी। नून लीग की जानिब से कोई मामला तय नहीं हो पाता हुआ दिखाई दे रहा, या आपकी कंडीशंस एक तासुर ये कोई, मैं इस वक्त ये अंदर की बात नहीं कर सकती हूँ जी, किससे क्या तय नहीं हो पा रहा। सफिशिएंट टू से खुलासतन के लोग अपने दोनों के फैसले जो हैं वो रिस्पेक्ट होने चाहिए। और हाँ, एक सेकंड, हाँ, तो दोनों के फैसले रिस्पेक्ट होने चाहिए। राइट। शेरी साहिबा, आज बिलावल साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बार्गेनिंग के इल्जामात को भी उन्होंने रद्द कर दिया, और जो उनसे सवाल किया गया उस पर उन्होंने बहरहाल नजर आया। बहुत शुक्रिया सेनेटर शेरी रहमान साहिबा, इस वक्त हमसे बात की थी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने कहा कि माजी का तजुर्बा चूंकि एक अच्छा और एक खुशगवार नहीं गुजरा, जो पीडीएम हुकूमत के साथ जो एक सिलसिला नज़र आया और जो डिसीशंस के बाद जो एक अवामी एक रद्द अमल का भी सामना इन जमातों ने किया, उसके बाद पीपल्स पार्टी बहरहाल रजामंद नहीं नज़र आती कि वो काबीना का हिस्सा बने। अगरचे वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, नून लीग के जो पीएम के कैंडिडेट हैं, उनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, उनको वोट करेंगे, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। और साथ साथ उनका यह भी कहना था कि दोनों साइड्स की जो कंडीशंस हैं और जो शराइत है उनको मद्देनजर रखते हुए मामला जो है वो हल की तरफ जाने के इम्कान है। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जनाब इरफान नवाज मेमन साहब के अरेस्ट वारंट्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। नाम उनका ECL पे डाला जा चुका है, और इसके साथ साथ ही गुज़िश्ता रोज़ भी आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो कामयाबी के नोटिफिकेशंस थे 3 इस्लामाबाद की सीट्स के हवाले से उनको मुअत्तल कर दिया गया है। यही DC इस्लामाबाद आरोपी थे। किस हद तक मामला जो है वो क्वेश्चनेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा जो है वो सुन रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि अब दीगर सियासी जमातें भी इस हवाले से हम आवाज़ होके उस इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। आज सेनेट में भी फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने भी, सेनेटर ताहिर बिजंजो साहब ने भी, उन्होंने भी यही मुतालबा किया और आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आबिद जुबैरी साहब, सीनियर माहिर कानून, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ रखेंगे जहांगीर जदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, सीनियर माहिर कानून। जदून साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जुबैर साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे। इंतखाबात में जो धांधली के हवाले से तमाम कुछ जो सरफेस हो चुका है और उसकी एक शफाफ तहकीकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के इस्तीफे का मुतालबा लीगली आप समझते हैं कि एक फेयर डिमांड है, कानूनी तौर पर दुरुस्त है? अलीना, आपको याद होगा जब मैं सदर था सुप्रीम कोर्ट बार का और आपकी कई प्रोग्राम्स में आया, उस वक्त जब इन्होंने इलेक्शंस नहीं कराए थे पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, और डिले किया इन्होंने नेशनल इलेक्शंस, मैंने उस वक्त कहा था कि ये इन्होंने आइन इस पूरी तरह तोड़ा है कि उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये तो आज बात हो रही है, क्योंकि अब जो जमातें उनसे कह रही हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उन पे आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। वो उस वक्त PDM का हिस्सा थी, उनमें से कुछ जमातें,
वो तो उनको सपोर्ट कर रही थी और जो उनके हर इलीगैलिटी को, तो ये तो डिमांड बहुत पहले से थी। सुप्रीम कोर्ट बार तो उस वक्त करे जा रही थी ये डिमांड, और लेकिन नेचुरली क्योंकि जो आपकी स्टैब्लिशमेंट है वो इनके पीछे खड़ी है, आज भी पीछे खड़ी हुई है। जो सारा इलेक्शन पूरे धांधली पे हुआ है, जिस तरह से फॉर्म 45 अलग एक बात कह रहे हैं, फॉर्म 47 कुछ बन रहे हैं, कंसोलिडेशन का नोटिस के बगैर फॉर्म 48 49 तक बात चली गई है। इलेक्शन कमीशन पटिशन लेके बैठा है, ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट हो गए और उनका नोटिफिकेशन भी सेक्शन 140 के तहत निकाल दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, ताकि वहां असम्बली क्वायरीज खत्म हो जाए और ये लंबे एक अरसे के लिए ये लोग सारी पटिशनें हाई कोर्ट्स में चली जाएं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के सामने, और वो 5 साल गुजार दें। ये नहीं चल सकता। आपने एक मैंडेट जो इस कौम ने एक पार्टी को दिया, इंडिपेंडेंट को दिया, उस पार्टी से उसका बल्ला छीन लिया गया, उसको हर तरह से उस पे आपने रियासती जबर देखा उनके कैंडिडेट्स पे, जिस तरह से उन्होंने जो लोग सीटें भी जीते, आप उनसे किस तरह से उन्होंने अपने वो रिजल्ट हासिल किए हैं, आप उनसे मालूम कीजिए। जदून साहब के बहुत सारे जानने वाले होंगे, हमारे दोस्त हैं जो पीटीआई के सपोर्टेड इंडिपेंडेंट थे, कि उनको किस तरह से मुश्किलात हुई हैं। अब सलमान अकरम राजा को देख लिया, उनकी बीवी खातून, वो उनकी इलेक्शन एजेंट थी, उनको आरओ ने निकाल के बाहर फेंक दिया। तो देखिए ये चीजें अब इस मुल्क में सारी दुनिया कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं कि धांधली शुदा इलेक्शन है, उसके बावजूद वो बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन, आप बैठे हुए कोई जवाब नहीं देते। खुद ही लॉ बना हुआ है कि उसको इस वक्त रिजल्ट देने, वो रिजल्ट नहीं। कराची का इलेक्शन देख लीजिए क्या हुआ है, हमारे हल्के में जो लोग जिनको दिया गया वो जीते ही नहीं है, लेकिन उनको जितवा दिया गया। और इस तरह से जो इंडिपेंडेंट्स की जो जमात सपोर्ट करी थी पीटीआई, उसके कैंडिडेट्स को हरा दिया गया। तो ये सारी चीजें क्योंकि एक एस्टेब्लिशमेंट का डिसीजन था कि इस तरह से हमें पीडीएम 2 बनानी है या क्या करके हुकूमत बनानी है। बट जुबैर साहब, आपने जहां पर मेंशन किया ये जो डिस्क्रिपेंसीज रिपोर्ट हो रही हैं, मैं जदून साहब की तरफ भी ये सवाल लेके जाना चाहूंगी। जदून साहब, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान ये जो डिस्क्रिपेंसीज है, ये इसी तरह इतनी सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जिस तरह पीटीआई क्लेम भी करती है कि ये मैथमेटिकली जो है वो रिजॉल्व भी हो सकती है, या फिर ये कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर आता है ये मामला, ये मजीद जो है वो डिस्प्यूटेड बनाएगा पूरे सूरत-ए-हाल को? इससे पहले लेकिन मैं आपका कमेंट इस पर भी जरूर चाहूंगी, जो धांधली की तहकीकात के हवाले से जो मेरे बुनियादी सवाल था जुबैरी साहब से, बार काउंसिल्स, और जुबैरी साहब ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी आवाज उठाती रही है। हमें याद है हसन रजा पाशा साहब और दीगर जो है वो प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के कंडक्ट के मुतालिक, रोल के मुतालिक, और उन्होंने कहा था कि उनके अंडर जो है वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो ही नहीं सकते और बाद में ये सियासी जमातें जो हैं वो हमारे पास ही आ रही होंगी। सो अभी सर बार काउंसिल्स, एसोसिएशंस की तरफ से खामोशी क्यों है? जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा अब तक सुनने में नहीं आया उनकी तरफ से। देखिए, आपने बड़ा लंबा क्वेश्चन कर दिया है। अब इसमें देखिए ना, जो भी मैं खुद भी इलेक्शन कमीशन में आजकल बहुत बिजी हूँ, बड़ी पिटीशंस आ रही हैं पूरे मुल्क से, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है पिटीशन आ रही हैं। कानूनी तौर पे तो ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी आज दिन तक इलेक्शन जो है वो उसके अंदर कोई ना कुछ मसाइल ज़रूर रहे हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन का जो एक्ट बना हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ने रूल्स बनाए हैं, जो नीचे ग्राउंड पे स्टाफ होता है ना उनको उसकी ट्रेनिंग्स होती है ना। आज मैंने एक केस किया, मैंने कहा जी ये जो ग्राउंड पे स्टाफ होता है ये हलफ लेता है, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड नहीं कर रहे होते, लेकिन उनके लिए एक्ट जो बनाया उसमें सेक्शन 56 में ये दिया गया कि इनको ओथ देंगे कि आप किसी को फेवर नहीं करेंगे, आप बड़े ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन होल्ड कराएंगे। लेकिन हर जगह पे कुछ ना कुछ जो है वो जरूर गड़बड़ होती है। कभी फॉर्म 45 जो है प्रॉपरली फिल नहीं होता। अगर तमाम जदून साहब, आपके अकॉर्डिंगली आपका व्यू क्या है? सेक्शन 56 जिसके तहत ये ओथ लेते हैं, इन्होंने अपनी ड्यूटी किस तरह से सरंजाम दी? उस ओथ की वायलेशन की है इन्होंने? देखें, नीचे जितने ऑफिशियल्स हैं ये तो मतलब है उस ओथ को फॉलो ही नहीं कर सकते। अब मेरा नहीं ख्याल है कि देखिए ना, फॉर्म 45 के अंदर जो पार्टिकुलर लिखे गए हैं, हम उसमें खुद इफेक्टेड फरीक भी हैं केस में, तो वो प्रॉपरली फिल नहीं होते। वहाँ पे लिखा हुआ है प्रिजाइडिंग अफसर से कोई पोले की एजेंट अगर इनकार करता है जी मैं साइन नहीं करता, तो वो उसका नोट लिखेगा नीचे कि जी वो उसने इनकार कर दिए साइन करने से, या अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो लिखेगा जी वो गैर हाजिर है, इस वजह से गैर हाजिर है, मैंने कहा था लेकिन कोई एजेंट नहीं है। तो वो फॉर्म उस पर टाइम लिखेगा, वक्त लिखेगा। फॉर्म 45 जो है वो तमाम इलेक्शन के काउंटिंग प्रोसीजर की बेस है। अगर आपने बेस खराब कर दी है कि तो आप आगे फॉर्म 47 तो बन ही नहीं सकता। मैं आपको बिल्कुल लीगल और टेक्निकल बात बता रहा हूँ। अब ये खराब किसने किए हैं, किस तरह हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो मतलब है आप मैं और आप जब तक हमारे पास कोई एविडेंस ना हो या जिस फोरम के पास वो लोग जा रहे हैं
उसके पास कोई एविडेंस ना हो, ये डिटरमिन करना मुश्किल है। सर देखिए, इसमें कोई शक जदून नहीं है साहब, कतई कलामी की माफी, बट ड्यू कंसिडर जो कन्फेशनल स्टेटमेंट आई है साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की, ड्यू कंसिडर इट एज एविडेंस इनफ इस पूरे मामले पे, जहां पर वो आके एतराफ कर रहे हैं कि उन्होंने हिदायत दी, उन्होंने अपना जुर्म का एतराफ किया, वो इकबाली बयान दिया है? देखो, पूरी दुनिया के अंदर जरिस्प्रूडेंस ये है कि जो भी बंदा आके इतराफ करता है उसके लिए कोलैबोरेटिव एविडेंस की जरूरत होती है। अब मेरे एक जाती केस में एक बंदे ने कन्फेशन कर दी, मैंने मर्डर किया है जी, लेकिन अदालत ने उसको बरी कर दिया। उसने कहा ये कोलैबोरेटिव एविडेंस ही नहीं है, वो उस वक्त हो सकता है इसकी स्टेट ऑफ माइंड ही बंदे की ठीक ना हो। तो देखे ना आप, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इलेक्शन कमीशन के पास, आप इलेक्शन देखे ना, वो 5-7 दिन के बाद बंदा रिटायर हो रहा है और सारी जिंदगी एक ब्यूरोक्रेट जो तहसीलदार से ऊपर आता है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि उसके एसेट का हिसाब कर ले, पता चल जाएगा कि बंदा जो है वो, मैं ये नहीं कहता कि उसकी बात गलत है या सही है, वो एक इंक्वायरी कमीशन डिटरमिन करेगा कि इसने कहा है। भाई आप जब ये काम करा रहे हो तो उसको तो आप कहो कि नहीं मैं नहीं करा सकता, ये मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आपकी एग्जाम्पल हूँ, मैंने अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया, या तो आप उस वक्त बैठे हुए कर रहे हैं। अब मैं आप रिजाइन करने के बाद आप 8 महीने के बाद कहूँ जी मुझे फलाने बंदे ने ये कहा था, मैं नहीं करता, भाई उसको कहा था आप नहीं करते कोई लीगल काम, तो ओहदे से फारा हो जाएंगे, कोई दूसरा बंदा आ जाएगा ऑनेस्ट। देखे ना, हर सरकारी मुलाजम मेरे ख्याल में 80-90% जो है किसी न किसी प्रेशर में जरूर होते हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी मुल्क, पाकिस्तान जो है इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है वो आजाद नहीं है। ब्यूरोक्रेसी लगती है पोलिटिकल कंसिडरेशन पे है, पोलिटिकल रिकमेंडेशन के बगैर। मुझे एक बताएं, कोई डिप्टी कमिश्नर किसी फील्ड ऑपरेशन में लग सकता है? वो तो बेचारे सेक्शन अफसर जाके सेक्रेटरीट में लगते हैं, सारा दिन जो है वो घूमते फिरते रहते हैं जी पोलिटिकल लोगों के पीछे, जी हमारी पोस्टिंग कराएं। और जब जो भी जाते हैं फील्ड में वो पैसे बनाते हैं वहां पे। राइट जदून साहब, मैं इसी पे, मैं जुबैरी साहब, आप इत्तेफाक करेंगे जदून साहब की इस बात से, और जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की, उस पर आपके ख्याल में असकुत नोटिस होना चाहिए था? मैं तो समझता हूँ बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि उसने तो इल्ज़ाम लगाया है सारा। अब इल्ज़ाम है, अब अगर इलेक्शन कमीशन जिस पे इल्ज़ाम लगाया खुद इसकी तहकीकात करेगा अपने खिलाफ, तो आप रिपोर्ट क्या आएगी उसकी? तो आप देखें ना, जो बात हो रही है बिल्कुल हुई है। और ख़ासतौर पे पिंडी में, इस्लामाबाद में, तीनों हलकों में खैर कोर्ट ने स्टे दिया, वो अब पता नहीं रहता है या नहीं। शाब बात है, एक लोग थे, एक मूवमेंट, एक पूरी मूव थी मुल्क के अंदर, एक पूरी हवा चली थी कि एक पार्टी के हक में, जिससे उसका सिंबल भी ले लिया गया, उसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया उनके लोगों का, जो भी उनके साथ किया, वो जो आपने मैंने सबने कितने प्रोग्राम्स किए जदून साहब ने। और एक आदमी आके कह रहा आप उसकी तहकीकात तो कराएं कि जी मुझसे कहा गया कि इस तरह से आप रिजल्ट्स बदलें। हमने आप ये देखिए कितने पटिशंस लेके ये बैठे हुए जदून साहब वहाँ, आप देखिए सारे लोग आके क्या कह रहे हैं कि जी ये मैं मेरे पास फॉर्म 45 है जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रेसिडेंट ने साइन किया है, अंगूठे लगाए, और दिया। मेरा रिजल्ट ये कहता है फॉर्म 47 कुछ और कह रहा है। सिंपल है, देख लो उसको क्या वो सही है या नहीं, या दूसरी पार्टी है वो लाके दे दे फॉर्म 45, अनलेस वो बना लिए गए हों कुछ। तो अब ये भी इश्यूज आ रहे हैं। उन्होंने, कमिश्नर साहब ने तो ये कहा था कि अभी भी ठप्पे लग रहे हैं, ये भी कहा उन्होंने। तो ये सारी चीजों की तहकीकात होनी, लेकिन तहकीकात करेगा कौन कर इस वक्त इस मुल्क में? इस वक्त ये कौम जो है किस तहकीकाती एजेंसी पे यकीन करेगी कि वो साफ शफाफ करेगी? सारी एजेंसीज कंट्रोल्ड हैं, वो जो हुक्म मिलेगा उसके हिसाब से करेंगी। ये इस कमिश्नर को इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने बात सही कही कि उसको उस वक्त नहीं करना चाहिए था, चलें, उसने माना गलती की, उसने इतराफ किया, उसने कहा आप उसकी मुझे सजा दें, अगर उसने गलत काम किया उसका आप उसको सजा दें उसकी। लेकिन ये कह देना कि 14 दिन में रिटायर हो रहा है या उसका दिमागी तवाजुन सही नहीं है, तो देखिए ना, ये तो कोई बात नहीं हुई। फिर अनफिट तो आप लोग थे जिन्होंने इलेक्शन का मैंडेट इस कौम का को देखिए। तो अलीना, दो चीजें याद रखिएगा, 1970 का मैंडेट नहीं कबूल किया गया, मुल्क टूट गया हमारा और इतनी जानें हमारी उसमें गई। 77 का मैंडेट नहीं कबूल किया गया, सही इलेक्शन नहीं, उसमें धांधली की आवाज उठी, मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान में 1977 में। 11 साल वो मार्शल लॉ रहा, आज तक उस मार्शल लॉ की तबाही से हम गुजर रहे हैं। जो हालात है उस मार्शल लॉ के अंदर, जो चीजें हुई, आज तक हम भुगत रहे हैं उसको। तो ये देखिए ना, इस तरह की अगर इलेक्शन का मैंडेट लोगों का आप क्लेम नहीं करेंगे तो आपका मुल्क चल नहीं सकता। या तो आप फिर डिक्टेटरशिप लगा दें कि जी मैं जो कहूंगा वही होगा, आप आ जाएं, डिक्टेटरशिप बैठ जाए इस पे आके, हम लोगों की बात नहीं मानते। यही तो स्टालिन कहा करता था, लोगों को वोट डालने दो, रिजल्ट तो मैंने अनाउंस करना है। तो या तो आप कहें कि जी हम डिक्टेटरशिप चाहते हैं, हम अपनी मर्जी की गवर्नमेंट चाहते हैं जो हमारे हुक्म पे चलेगी, तो फिर ठीक है, फिर अवाम फिर इलेक्शन कराती क्यों, खत्म करें इलेक्शन। सो आपने जो सवाल रेज किया कि इसकी तहकीकात आखिर करेगा कौन, और आप ये एक्सपेक्ट करते थे कि इस पे खुद नोटिस जो है वो लिया जाना चाहिए था, बट सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ जदून साहब
जी जुबैर साहब। सुप्रीम कोर्ट में मुझे तो नहीं पता, इसको नोटिस होगा नहीं, पटिशन है जिसमें ब्रिगेडियर साहब ने दाखिल जी की, जी वो वापस लेना चाह रहे थे, लेकिन चीफ वो नहीं जस्टिस की। साहब ने कहा कि ये सुनी जाएगी, लेकिन कल मुकर्रर है। इलेक्शन से पहले जब पटिशनें दाखिल की गई कि इलेक्शन कमीशन सही इलेक्शन नहीं करा रहा, डिलिमिटेशन सही नहीं कर रहा, आरओज जो है वो जुडिशरी से होने चाहिए ताकि जो अभी हम जिस मैच से गुजर रहे वो ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया नहीं, हाई कोर्ट ने कैसे लिया? जिस पटिशनर ने आदमी ने, आई थिंक उमैर नियाजी ने दाखिल की थी, उसको कंटेम्प्ट नोटिस दिया गया। आपके ख्याल में वहां पर क्लीन चिट दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक अदारा है, उसके अंदर ये इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस अदारे ने देखे तो आप, अब मुल्क नहीं देख, आप सारी दुनिया नहीं देख रही कि इस अदारे ने क्या किया। अब पार्टीज कह रही है आर्टिकल 6 लगा दो इस कमिश्नर के ऊपर। तो उस वक्त कहा थे जब पूरे सुप्रीम कोर्ट बार सर अभी भी मतलब सवाल तो यही है कि अभी भी खामोश क्यों है बार एसोसिएशंस? देखें ना, बार एसोसिएशन अटमोस्ट रिस्पेक्ट, पाकिस्तान बार ने तो स्टैंड लिया, उन्होंने उसमें दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार की, उन्होंने तंबीह की सुप्रीम कोर्ट बार को, पाकिस्तान बार की रेजोल्यूशन पढ़ ले इलेक्शन के बाद की, उन्होंने एक रेजोल्यूशन इशू की, हमारे वाइस चेयरमैन है रियाजत सेहर साहब ने और फारूक नाइक साहब ने, तो उन्होंने उसने की, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट बार का जो स्टैंड है वो गलत है, ये आप उनकी रेजोल्यूशन पढ़ ले पाकिस्तान। देखिए ये दो इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन अगर आप कंट्रोल्ड होंगे कहीं से ठीक तो फिर आप नहीं करेंगे। ये मौका होता है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट इलेक्टेड बॉडी है इस मुल्क की, कहां है वो? राइट जदून साहब, गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से, और जो मैंने मेंशन भी किया था शुरू में कि उनकी कामयाबी के जो नोटिफिकेशंस थे वो मुअत्तल कर दिए। डीसी साहब जो डीसी इस्लामाबाद हैं इरफान मेमन साहब, उनके आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। ईसीएल पे उनका नाम आ चुका है, आपको याद होगा जी, ये आरओ की हैसियत भी रखते थे, और इन्हीं ने जो गैर कानूनी एमपीओ के तहत जो है गिरफ्तारियां भी एक सियासी जमात के लीडरान की होती भी दिखाई दी है। ये मजीद इस पे सवाल उठता है, अब इनका जो कंडक्ट है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है, जो कल के डिसीजन को भी देखते हुए जहां पे सीट्स जो है वो उसके नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए हैं। ये देखें, बड़े लंबे अरसे से जब से इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस हुआ तो उसके बाद तमाम लोगों ने कहा था कि डिप्टी कमिश्नर और डीसी को जो है इस्लामाबाद को चेंज करना चाहिए, आईजी, और इलेक्शन कमीशन ने बारहा आईजी और बिल्कुल लिख के दिया जी कि इन दोनों को ट्रांसफर करें, और उनको सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया गया, कैबिनेट को। लेकिन अब ये पता नहीं चल सका कि ये कौन सी कुव्वत इनके पीछे है जो ना इलेक्शन कमीशन की बात मानती है, ना उन्होंने इस काबिल बनाया। तो इस पे डेफिनेटली आप देखें कि इलेक्शन कमीशन अपनी एक उनमें उनको ये जवाब दिया गया जी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इस्लामाबाद के अंदर, तो इसलिए हम नहीं ट्रांसफर कर सकते, जो भी सिचुएशन थी। लेकिन इस मामले में जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है इनको दोनों को ट्रांसफर करने में नाकाम रहा है। उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की है, लेकिन कोई अब कुव्वत ऐसी है जो इन दोनों को ट्रांसफर नहीं होने देती। तो अब तो इलेक्शन हो चुके हैं, अब जितनी कंट्रोवर्सी है इसमें मजीद जो है वो सर डीसी साहब का बतौर आरओ कंडक्ट भी इस आज जब वो पेश भी नहीं हुए, उनके इस्तिस्ना की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी जो है उनके वकील की जानिब से दायर की गई, बावजूद उसके उनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, उनके कंडक्ट पे सवाल मजीद आयद हो गया आपके ख्याल में? नहीं, वो देखिए डिफरेंट सिचुएशन है। वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रही थी, तो वो मेहर उन्होंने एप्लीकेशन दी एग्जाम्पशन की कि मैं नहीं आ सकता, तो वो कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा जी आपको आना पड़ेगा, वो नहीं गए। तो वो डेफिनेटली कोर्ट का प्रोसीजर ये होता है कि एक बंदे को अगर एग्जाम्पशन नहीं मिलती तो वो कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई करना पड़ता है, अगर वो नहीं आता तो उसका अरेस्ट वारंट निकल जाता है। सर लेकिन जुबैरी साहब, एग्जीक्यूटिव इस तरह से कोर्ट के ऑर्डर्स कैसे फ्लाउट कर सकती है इतने ब्रेजनली? जैसे पूरा मुल्क कर रहा है, पार्लियामेंट कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, करती रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं इंप्लीमेंट हुए इस मुल्क में तो क्या होता है? देखिए, जब मैंने उस वक्त आपके प्रोग्राम्स में उस पर कहा था, जदून साहब उसमें शामिल थे, हम लोगों ने बहुत ने कहा था अगर आप अदालतों के हुक्म नहीं बांधेंगे तो फिर कोई भी मानेगा। फिर देखिए उनको जरूर सपोर्ट हासिल होगी ऊपर से कि बिल्कुल ना जाओ तुम कोर्ट। और मैंने तो सुना है कि शायद ये डीसी साहब मुल्क से जा भी चुके हैं छुट्टी पे, पता नहीं कि शायद पढ़ रहा था ये थे या कोई और, तो मैं शायद मुगालता हो रहा है मुझे, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है मौजूद भी ना हो यहाँ मुल्क में इस वक्त। नहीं, वो उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे, अभी बताया जा रहा है उनके वकील की जानिब से कि वो खैरपुर में मौजूद है। अच्छा, खैरपुर में तो ठीक है, तो कोर्ट का ऑर्डर था, उनको आना चाहिए था, लेकिन नेचुरली उनकी जो सपोर्ट होगी, जिससे उनको सपोर्ट है, जिससे जिन्होंने उनको हुक्म दिया होगा कि आपने तामील कर दी हुक्म की, तो वही उनका हिफाजत करेंगे। सर राइट सर, थैंक यू सो मच जुबैर साहब, जदून साहब बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे कानून आबिद जुबैरी साहब
और सीनियर माहिर कानून जहांगीर जदून साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। कानून और आइन अपनी जगह मुकद्दम है, लेकिन बात अगर हुकूक की होगी तो सबसे पहले जिक्र समाजी इंसाफ का होगा, जो अवाम का बुनियादी हक है, चाहे वो वोट की शक्ल में हो या फिर आज़ादी इजहार राय की सूरत में। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज के दौर में अवाम को इजहार राय का मुकम्मल इख्तियार हासिल है? अगर है तो फिर जब मुल्क में इंतखाबात हों तो इंटरनेट सर्विस क्यों मुअत्तल कर दी जाती है? मोबाइल सिग्नल्स क्यों बंद कर दिए जाते हैं? ट्विटर पर अपनी राय का इजहार क्यों महाल हो जाता है? इस पर सितम यह कि अहले इक़्तिदार अवाम को डिजिटल दहशतगर्द करार देने लगते हैं। सरकारी अफसरान की करप्शन या बद इंतजामी पर बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, JIT तश्कील दी जाती है। निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल्लाह काकर साहब खुद ये कहने लगते हैं कि सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरों के खिलाफ ट्रोलिंग करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया या किसी भी फोरम पर किसी की इज्जत उछालना दुरुस्त नहीं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, करप्ट हैं, कसूरवार हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना भी ट्रोलिंग के जिम्मे में आता है। आज 4 रोज गुजर गए हैं, ट्विटर सर्विस मुअत्तल है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने भी ट्विटर बंदिश के खिलाफ आवाज उठाई और अदालत जाने का ऐलान किया है। वो कहते हैं कि इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करना हल नहीं। उम्मीद है समाजी इंसाफ के आलमी दिन पर इंसाफ के अलंबरदारों और अदल के पैरोकारों को अवाम की ये आवाज जरूर सुनाई देगी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।